नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नोएडा में भी मामला सामने आया है, दंपति को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ गाजियाबाद में भी एक मामला सामने आया। दोनों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंसान और बंदर की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सबको भावुक कर देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। आज सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। कुछ दिनों के लिए अधिकारी सचेत होते हैं, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नोएडा में एक दंपत्ति को निशाना बनाया गया, वहीं गाजियाबाद में भी कुत्ते के काटने का एक मामला सामने आया है। कहीं सड़क पर हमला तो कहीं लिफ्ट में अटैक। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का ऐसा खौफ हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर आवारा कुत्ते अचानक हमलावर हो जाते हैं और नोचने के लिए दौड़ पड़ते हैं और हर दिन कुत्ते के काटने के मामले आ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 105 में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पालतू कुत्ते से एक दंपत्ति पर हमला करवा दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो अपने पति के साथ शनिवार की सुबह पार्क में टहलने गयी थी। तभी एक महिला 2 पालतू कुत्तों को वहाँ लेकर आई। पीड़ित महिला ने डॉग की मालकिन को थोड़ा दूर से ले जाने के लिए कहा, जिससे वो नाराज हो गई और कुत्तों को हमले के लिए उकसाया और उनके पति के हाथ में गहरा जख्म हो गया। घायलों ने पुलिस को महिला के खिलाफ शिकायत की है। वहीं गाजियाबाद के ओल्ड विजयनगर में 11वीं के छात्र को कुत्ते ने काट लिया। आरोप है कि चिल्लाने के बावजूद कुत्ते के मालिक ने उसे नहीं बचाया। दरअसल उसकी बाइक खराब हो गई थी, वो उसे खींच कर ले जा रहा था। आरोप है कि कुत्ता जब किसी पर हमला करता है तो बचने के लिए अगर कोई पत्थर या डंडे से डराता है तो कुत्ता मालिक पुलिस से शिकायत करने की धमकी देता है। इस मामले में पीड़ित लड़के ने विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। गाजियाबाद में पिछले दिनों एक कुत्ते ने सड़क पर बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। वो बच्ची पर जोर से झपटा और उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगा। बच्ची इतनी छोटी थी कि उसका मुकाबला नहीं कर पाई। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो बच्ची को बचाने दौड़े। लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर कुत्ता वहाँ से भागा। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। गाजियाबाद में ही 14 साल के बच्चे को 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। उसने घर में नहीं बताया, जिससे उसे रेबीज हो गया और बच्चे ने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर से कुत्तों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके कुत्तों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं अब प्रयागराज नगर निगम ने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक अहमद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके पालतू कुत्तों पर मुसीबत आ गई। अतीक के घर वालों में उसकी पत्नी फरार है तो दूसरे कई सदस्य जेल में बंद है। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अतीक का परिवार गायब हो गया था। लेकिन अतीक के 5 डॉगी दाने दाने के मोहताज हो गए थे। अतीक ने 5 विदेशी नस्ल के डॉग पाले थे, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब बाकी बचे 3 डॉग्स को पहचान मिल गई है। प्रयागराज नगर निगम ने तीनों कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ बिल्ला नंबर भी दे दिया है। तीनों को 452, 453 और 460 बिल्ला नंबर अलॉट किया गया है। 2 डॉगी को असरावल कला के रहने वाले शख्स ने गोद लिया है, तो वहीं तीसरे डॉग की दरियाबाद के रहने वाले शख्स ने जिम्मेदारी उठाई है। नगर निगम में इसके लिए 3000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कराया गया है। ये तीनों डॉगी जर्मन ब्रीड के हैं, जिन्हें ग्रेट डैन कहा जाता है। अतीक के परिवार के बिखरने से इनकी जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा था। लावारिस हो गए थे। पहले नगर निगम में इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। कुत्तों का केयर टेकर भी भाग गया था, जिससे इनके खाने पर भी संकट आ गया था। माफिया अतीक अहमद को जहां लग्जरी गाड़ियों और हथियारों का शौक था, तो वहीं उसे कुत्तों से भी प्यार था। अतीक अहमद 15 अप्रैल के दिन मारा गया था, लेकिन उसके परिवार के फरार होने से उसके कुत्ते भूख से तड़पने लगे।
9 मार्च के दिन अतीक की सबसे प्यारी फीमेल डॉग ब्रूनो की मौत हो गई थी, जबकि 2 दिन बाद 11 मार्च को दूसरे डॉग ब्राउनी की भी जान चली गई थी। दोनों की मौत भूख से हुई थी, जिसके बाद बच गए 3 डॉग डैनी, सैडो और कल्लू की कुछ दिनों तक नगर निगम ने देखरेख की। कुत्तों की देखभाल के लिए एक क्लब भी सामने आया, लेकिन उसने भी बाद में हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद नगर निगम ने कुत्तों की भलाई के लिए फैसला लिया है। अतीक के डॉगियों को नया ठिकाना मिलने के बाद अब उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है, जिससे अब उनकी परवरिश भली भांति हो पाएगी। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंसान और जानवरों की दोस्ती की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन लखीमपुर खीरी से खबर सामने आई है, जहां पर एक बंदर की किसान से दोस्ती हो जाती है। जब किसान की मौत हो जाती है तो बंदर अपनी दोस्ती का धर्म निभाने के लिए पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कहानी बेहद ही इमोशनल है, जो किसी के भी दिल को छू जाए। ये इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम को दिखाती है, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फर्श पर शव पड़ा है, मृतक के घर वाले गमगीन हैं, और वहीं पास में बंदर भी है जो शोक मना रहा है। बंदर की नजर शव से नहीं हट रही थी। कभी जमीन पर बदहवास सा लेट जाता, उसके चेहरे पर गम की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वो पूरी तरह से भावुक नजर आ रहा है। बंदर को देखकर मौजूद महिलाएं उसे पुचकारती हैं। इसके बाद बंदर उनकी गोद में सर रखकर गुमसुम हो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो उसने बहुत ही बड़ी चीज खो दी है। इंसान की मौत पर अक्सर उसके पालतू जानवर दुखी हो जाते हैं। हालांकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे के भाव से उनका दुख खुद ब खुद बयां हो जाता है। हालांकि इस बंदर का मृतक से ऐसा कोई नाता नहीं रहा, ना ही बंदर कभी उसके घर में रहा और ना ही ये मृतक का पालतू बंदर था। लेकिन एक डोर थी जिसने दोनों को एक दूसरे से बांध रखा था, जो इंसान और जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। दरअसल बंदर ने मृतक चंदन लाल वर्मा का नमक खाया था और उनकी मौत पर वो उनका कर्ज चुकाने आया था। इंसान भी कभी कभी अपनों का साथ बीच मझधार में छोड़ देता है, लेकिन जानवर कहते हैं इंसान का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ता है। ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला वाकया लखीमपुर खीरी में सामने आया, जहां किसान और बंदर की दोस्ती की नई मिसाल सामने आई है। बात 5 साल पुरानी है। चंदन लाल वर्मा लखीमपुर खीरी के गोंदिया के रहने वाले थे। वहीं उनके घर के पास एक जंगल था। जंगल के नजदीक ही उनका खेत भी था। चंदन लाल खेतीबाड़ी का काम करते थे, तो अक्सर उस खेत में भी जाते थे। अपने साथ वो खाना भी ले जाते थे। एक दिन ये बंदर उनके खेत में आया। चंदन लाल अपने लिए जो खाना लेकर आए थे, उसमें से उन्होंने बंदर को भी रोटी खिलाई, और जब भी वो खेत पर जाते थे, बंदर को खाना खिलाकर ही आते थे। इसी तरह दोनों की दोस्ती हो गई, एक दूसरे के लिए गहरा लगाव भी हो गया। इसी बीच चंदन लाल वर्मा की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें लकवे की शिकायत हो गई। पिछले 1 साल से वो घर से बाहर नहीं निकले थे, इस वजह से वो खेत पर भी नहीं गए थे। अब जब उनकी मौत हो गई तो पता नहीं कैसे बंदर को पता चला और वो चंदन लाल वर्मा के घर भागा भागा आया। करीब 1 घंटे तक शोक मनाकर वापस जंगल चला गया। पता नहीं कैसे बंदर को सूचना लगी और वो आया, आके उनके मुंह को खोल के देखा, फिर ढक दिया, और उसके बाद में काफ़ी देर तक लगभग 1 से 1.5 घंटे औरतों के बीच में कभी बैठ के कभी लेट के रोता रहा, और उसके बाद 2 घंटे के करीब बाद वो वापस जंगल चला गया। तो इस तरह एक रोटी से शुरू हुई दोस्ती को बंदर ने आखिरी वक्त तक निभाया। चंदन लाल और बंदर की ये दोस्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मिशन सूर्य के लिए पहुंचा स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 की ऑर्बिट एक बार फिर बढ़ाई गई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन सूर्य पर निकले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उसकी एक बार फिर से ऑर्बिट बढ़ा दी है।
जिसके बाद से आदित्य L1 पृथ्वी की 296 गुणा 71,767 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी कि अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने रात करीब 2:30 बजे आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए तीसरी बार थ्रस्टर फायर किए हैं। अब 15 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। आदित्य को 2 सितंबर के दिन PSLV C57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 110 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और पृथ्वी की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे कि ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्य को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खुलेंगे, जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी और खतरा आने से पहले ही इसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता भी चल पाएगा। चांद पर चंद्रयान की जीत के बाद में अब हिंदुस्तान के सूर्य मिशन पर दुनिया की नजरें हैं, जिसकी कामयाबी के लिए इसरो के साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत आए हुए हैं G20 समिट के लिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली में सैर की और अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। उन्हें कई बार सनातन को लेकर भी काफी बयानों को लेकर सुना गया है। इसके अलावा उनकी पत्नी भी अक्षरधाम मंदिर में उनके साथ रही। अष्टमी नहीं मना पाया था, लेकिन उम्मीद है कि इसकी भरपाई किसी मंदिर में जाने से होगी। यह विश्वास ही है जो हमें मजबूती देता है। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. और नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंटरव्यू में कही उस बात को सच भी कर दिया। ऋषि सुनक का सनातन धर्म पर विश्वास कितना मजबूत है, इसकी तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। पिछले महीने 15 अगस्त को ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का नारा भी लगाया था। ऋषि सुनक ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मुरारी बापू की राम कथा में आना उनके लिए सम्मान और खुशी की बात है। ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक हिंदू के रूप में। बापू, Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक हुकूमत की, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है। ये हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। पिछले साल दिवाली के दिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और इसी दिन उन्होंने एक बहुत खास मैसेज दिया था। ऋषि सुनक ने एक ट्वीट में लिखा था कि वो एक ऐसा ब्रिटेन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जहां बच्चे दिए जला सकें और भविष्य को आशा के साथ देख सकें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त भारत में हैं और भारत ब्रिटेन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करवा दी है, जिसमें 55 देश शामिल हैं। अब अफ्रीकी देशों की अहमियत इतनी क्यों बढ़ जाती है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एक बहुत छोटे उदाहरण से समझिए कि अफ्रीकन देशों के पास क्या है जिसमें पूरी दुनिया को हिस्सा चाहिए। कांगो। अफ्रीकी देश कांगो में ही दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है। लिथियम आयन की बैटरियों में कोबाल्ट बेहद जरूरी तत्व है। जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है तो अफ्रीकी देश बेहद अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार अफ्रीका में निवेश कर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो रूस अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। खाड़ी देश अफ्रीका में सबसे बड़े निवेशक हैं, तो तुर्की का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सोमालिया में है। इजरायल और ईरान भी अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका विकास की तेज दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। इसका बहुत सीधा सा और साधारण जवाब यह है कि अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूरोप पर केंद्रित रहा है। लिहाजा यूरोप और अमेरिका अभी भी इन देशों को अपने ऊपर निर्भर देखना चाहते हैं। यही हाल चीन का है। चीन अफ्रीकी देशों में अपने कारोबारी लक्ष्यों के लिए है। वहाँ के एनर्जी स्रोतों पर चीन की नजर है। चीन की ख्वाहिश है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे अफ्रीका मुहैया करा सकता है उसका इस्तेमाल अपने हक में करे। चीन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले और इसके बाद भी ये कहता रहा है कि चूंकि वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है, इसलिए उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लिहाजा अफ्रीकी संघ को G20 में लाने का श्रेय उसे मिले। लेकिन दिल्ली की तबीयत रही है कि यहाँ जो भी आता है ये जमीन उसे जज्ब कर लेती है, अपना लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकी संघ के नेता को गले मिलते देखिए। उदाहरण सामने है। घाना, कोंगो, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन आपको इन देशों में चीनियों के रहने का इतना पुराना इतिहास नहीं मिलेगा। जबकि भारत का इन देशों के साथ भू राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मतलब कि भारत की सरहद से ये देश बहुत दूर है और चीन का इनके साथ जमीन वाला रिश्ता है। कहने का मतलब कि भारत ने सच्चे दिल से अफ्रीकी देशों को अपनाया है, उसके विकास में सहयोग किया है, उसे गुलामी की जंजीर तोड़ने की सीख दी है, उसे अपनाया है। चीन इन पैमानों पर कहीं नहीं ठहरता। अब G20 अब G21 कहलाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।